Hello everyone, my name is Sapna Goyal and through this video I am going to discuss 13 long answer questions from class 10th political science lesson 1 power sharing. So let's begin. So first question है describe briefly majoritarianism in श्रीलंका या फिर श्रीलंकन्स एंड तमिल्स के बीच में रिश्ते क्यों खराब हुए कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हुए इनके बीच में रिलेशंस क्यों खराब हुए why did the relations strain between Tamils and Sinhala people सिन्हाला गवर्नमेंट ने कुछ मेजोरिटेरियन मेजर्स अपनाए वो क्या थे उसमें 3 चेंजेस आए 1956 में एक एक्ट पास किया गया एज पर विच सिन्हाला विल बी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज सो जो तमिल लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया फिर जो जॉब्स थी उसमें भी जॉब्स में एज वेल एज यूनिवर्सिटी पोजीशंस में सिन्हाला एप्लीकेशंस को फेवर किया जाएगा यानी कि सबसे पहले अगर किसी को कंसिडर किया जाएगा तो वो सिन्हाला एप्लीकेशंस को यानी जो लोग सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं उनकी एप्लीकेशंस को और फिर रिलीजन सिन्हाला लोग जो थे वो बुद्धिज्म को फेवर करते थे बुद्धिज्म को फॉलो करते थे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म तमिल्स फेल्ट एलियनेटेड उनको लगा उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसीलिए उन दोनों के रिश्ते खराब हुए The next question है what were the demands of Tamils in Sri Lanka? What did they do when their demands were denied? Tamils ने क्या मांगा और उन्होंने क्या किया जब उनकी demands को मना कर दिया गया Tamils की 3 डिमांड थी that Tamil should be recognized as official language जैसे सिन्हाला को दिया गया फिर उन्होंने मांगा रीजनल ऑटोनॉमी यानी कि कोई एरिया ऐसा दिया जाना चाहिए जहाँ पे उनका अधिकार हो जहाँ पे वो रूल कर सकें और फिर तीसरा था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स यानी जैसे सिन्हाला एप्लीकेशंस को फेवर किया जाता है ऐसा ना करके सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं जॉब्स एंड एजुकेशन में और फिर उन्होंने क्या किया जब उनकी डिमांड्स डिनाई कर दी गई दे लॉन्च्ड पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई एंड दे डिमांडेड इंडिपेंडेंट तमिल इलम इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीलंका इलम का मतलब होता है स्टेट उन्होंने एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड की श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में क्योंकि वहाँ पे तमिल ज़्यादा रहते थे और फिर जब गवर्नमेंट ने फिर भी बात नहीं मानी तो उन्होंने वायलेंट मीन्स यानी हिंसक तरीके अपनाए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए Now next question is describe the civil war in Sri Lanka. Civil war क्या होता है? War between people of the same country. जब लोग आपस में एक ही कंट्री के लड़ने लग जाएं श्रीलंकन सिविल वॉर जो हुई जब तमिल्स की डिमांड को मना कर दिया गया और तमिल्स वायलेंट हो गए इससे पॉपुलेशन पे एनवायरनमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ा और लैक्स ऑफ पीपल वर फोर्स टू लीव द कंट्री बहुत लोगों को जाना पड़ा बहुत लोग मर गए और बहुत इकोनॉमिक सेटबैक हुआ कंट्री को बहुत नुकसान हुआ और श्रीलंका की HDI रैंकिंग जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जो रैंकिंग थी वो बहुत नीचे गिरी A Belgian model of power sharing is very complicated, but it has worked well so far. Belgium ने power sharing कैसे की? Belgium में हमें पता है French and Dutch दो communities थी, तो उनके बीच में भी झगड़ा हो सकता था, although conflicts नहीं थे. तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनाए अकोमोडेटिव मेजर्स तो उसमें 4 चेंजेस किए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने 4 बार बदला पहला चेंज था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या था कि दोनों कम्युनिटीज के जो मेंबर्स होंगे वो इक्वल नंबर के होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि दोनों कम्युनिटीज के इक्वल नेता होंगे प्लस कोई भी स्पेशल लॉ होगा उसमें दोनों का सपोर्ट जरूरी है उसके बिना वो लॉ पास नहीं होगा कोई सिंगल कम्युनिटी खाली फ्रेंच या खाली डच कोई भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिलैटरली नहीं ले सकते मतलब अकेले नहीं ले सकते फिर स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी पावर्स दी गई जो कि उनको ऑटोनोमस बनाए और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस स्टेट गवर्नमेंट्स में बंद करे क्योंकि एक रीजन बहुत बड़ा था जिसमें सिर्फ फ्रेंच लोग थे और एक में डच लोग थे सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं रहेगी देन ब्रसेल्स जो कैपिटल रीजन था ब्रसेल्स विल हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज के इक्वल मेंबर्स होंगे देन एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी जिसमें कि डच फ्रेंच एंड जर्मन लोग अपनी अपनी सरकार बनाएंगे यानी कि डच की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट जर्मन लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट
और कोई भी कल्चरल या एजुकेशनल या लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज होंगे जो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से रिलेटेड होंगे, तो वो ये सरकार हैंडल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर इन अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? सो डेमोक्रेसी हम पढ़ते हैं, इट्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सो पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हर कम्युनिटी को इज्जत दी जाती है, ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, चाहे वो लैंग्वेज ग्रुप्स हो, रिलीजियस ग्रुप्स हो, और हर किसी को अपनी आवाज मतलब बेसिकली बोलने का अधिकार है, ताकि वो अ, बता सके गवर्नमेंट को कि पॉलिसी में क्या ठीक है क्या नहीं है, अपनी ओपिनियन देने का अधिकार है। देन क्वेश्चन 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी? पावर शेयरिंग इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ टू रीजंस। सो एक है प्रूडेंशियल रीजन, एक है मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब ही होता है लॉजिकल। सो लॉजिकल रीजन क्या कहता है? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर अगर शेयर कर दी जाए तो लोगों के बीच में झगड़ों की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ये बहुत लॉजिकल रीजन है, देखा भाला रीजन है, टेस्टेड रीजन है कि अगर पावर शेयर कर दी जाए, वरना एक ही इंसान के पास जब सारी पावर होती है तो झगड़े बढ़ते हैं। और मॉरल रीजन क्या है? मॉरल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, इन द सेंस डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती अगर पावर शेयरिंग ना हो। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो लेट्स से प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स होंगी, वो इकलौता इंसान सारे डिसीजंस लेगा, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? हमने जो अपने नेता चुने होंगे उनका क्या रोल होगा? सो डेमोक्रेसी अगर है तो पावर शेयरिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब एवरीवन, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? तो ये तीन चार क्वेश्चंस अब जो आने वाले हैं ये उसी का ही अलग अलग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये एक पॉइंट भी इंडिविजुअली आता है। सो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या हुए? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसको हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। लेजिस्लेचर वो है जो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जो लॉज इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी यानी कोर्ट्स जो ये देखती है कि लॉज ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसको हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। नाइन्थ में पढ़ा था, लेजिस्लेचर में आती है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव में आते हैं नेता लोग, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और जुडिशरी में तीनों लेवल्स ऑफ कोर्ट्स। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन तीनों तरीके से आ जाता है, एक्सप्लेन हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, या हाउ जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन वैसा, या एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, बहुत तरीकों से और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अब पूछा गया है, हाउ इज पावर शेयरिंग शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स? सो लेवल्स यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। सो इसको हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। सो इसमें तीन लेवल्स हैं, एक होती है जनरल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये पूरी कंट्री की होती है। फिर गवर्नमेंट्स एट रीजनल लेवल, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं, और उसके नीचे होती है लोकल गवर्नमेंट, जो कि हर कंट्री में नहीं है वर्ल्ड की, लेकिन कुछ कंट्रीज में है, जैसे इंडिया और इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्रीज में है। सो हमारे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट में आती है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। सो तीन लेवल्स हो गए, सेंट्रल, उसके नीचे स्टेट, और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने तीनों की पावर्स को डिफाइन किया है, तीनों की अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप्स दो तरह के हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स। यानी लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप बने हुए, जैसे कि बेल्जियम में था डच एंड फ्रेंच, दे वर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। या फिर रिलीजियस ग्रुप्स, जैसे हम इंडिया में देखते हैं भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये रिलीजियस ग्रुप्स हो गए। सो इनके बीच में भी पावर शेयर हो सकती है। सो यस, हो सकती है। सो कैसे? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसका एग्जाम्पल हम कहाँ देख सकते हैं? बेल्जियम ने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। क्या इंडिया में ऐसी गवर्नमेंट है लैंग्वेज के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे? नहीं। लेकिन ये कंट्री टू कंट्री डिफर कर सकता है, मगर इंडिया ने भी इन ग्रुप्स को इम्पोर्टेंस दी है। कैसे? इंडिया ने रिजर्वेशंस दिए हैं, इंडिया ने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट बनाया है, ये इसीलिए बनाया है ताकि जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं या लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, ये अपने
रिलीजन को, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अपने अलग से इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। ऑल्दो ये डायरेक्ट कोई पावर शेयरिंग नहीं है, ये इंडिया के लिए कोई रूल नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो अपने एरिया को एक्सपैंड कर सकें, अपनी नॉलेज को अपने लोगों में बांट सकें। और कई बार जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली वीकर सेक्शंस को या विमेन को भी कुछ ना कुछ शेयर दिया जाता है, 33% रिजर्वेशन, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हमारे इंडिया में जितनी भी हैं या किसी भी कंट्री में हैं, उनको भी दे शुड ऑल्सो गेट अ फेयर शेयर इन पावर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको अलग थलग कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, illustrate with examples the mechanism of power sharing amongst various political parties, pressure groups and movements। इनके साथ गवर्नमेंट पावर कैसे शेयर करती है? पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर होती है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं जीत रही, कई पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं, और फिर जब कोई किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं होती तो वो मिलकर कोalition गवर्नमेंट बना लेती हैं। तो जब मिलजुल कर सरकार बना ली तो इसका मतलब पावर शेयर हो गई। फिर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, जैसे ट्रेडर्स यूनियन, फार्मर्स यूनियन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की यूनियन। तो ये जो यूनियंस होती हैं ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ताकि ये सरकार पे अपनी मांगे रखकर दबाव बना सकें। कई बार हम देखते हैं इन लोगों ने स्ट्राइक कर दी यूनियंस ने। सो ये गवर्नमेंट ने इनको अधिकार दिया है कि अगर आपकी मांगे ना मानी जाए तो आप ये काम कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने इस तरह से पावर शेयर की है। और फिर तीसरा है मूवमेंट्स, आंदोलन। गवर्नमेंट ने सबको ये राइट दिया है कि अगर आपकी मांगे ना मानी जाएं तो आप कोई आंदोलन शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो बीते हुए टाइम में लोगों को मिले हैं क्योंकि कोई ना कोई आंदोलन हुआ। The next question, explain how the model of power sharing practiced in Sri Lanka was different from that of Belgium। पावर शेयरिंग इन बेल्जियम एंड श्रीलंका में डिफरेंस बताना है। सो श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो हुआ, बेल्जियम में अकोमोडेशन की पॉलिसी फॉलो हुई। बेल्जियम में लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि सब कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना ज़रूरी है, बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सिन्हालीज जो थे उनको ज़्यादा उनके साथ ज़्यादा पावर शेयरिंग की। बेल्जियम में बिकॉज ऑफ दिस अग्रीमेंट देयर वर नो कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं, सिविल वॉर भी हुई। और बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया, जैसे कुछ बनाया उसमें कुछ गलती दिखी, फिर उसमें चेंजेस किए, फिर चेंजेस किए, एंड फाइनली दे केम अप विद अ वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन श्रीलंकन्स ने ऐसा कुछ नहीं किया, झगड़ा होने के बाद भी तमिल्स को राइट्स नहीं दिए गए। हाउ इज फेडरल गवर्नमेंट बेटर देन अ यूनिटरी गवर्नमेंट? यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी होती है? जिसमें एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी सिर्फ यूनिटरी गवर्नमेंट में, और फेडरल में सेंट्रल, स्टेट और फिर नीचे लोकल भी हो सकती है। कई बार यूनिटरी गवर्नमेंट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर्स होती ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वो एक यूनिटरी सिस्टम होता है। सो आपको ये बताना है कि कौन सा बेटर है। फेडरलिज्म बेटर है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट पावर शेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। सो पावर शेयरिंग इज ऑलवेज बेटर। एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। सो बेल्जियम ने फेडरलिज्म को अपनाया, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर की, तो उसमें झगड़े नहीं हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। श्रीलंकन्स ने ऐसा नहीं किया, वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम ही रहा और उन्होंने सब लोगों के बीच में पावर शेयर नहीं किया, सो वहाँ पे झगड़े बहुत हुए। अब क्वेश्चन 8th और 9th जो था, ये 13th क्वेश्चन, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। सो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर is there when power is shared amongst different organs of the government, legislature, executive and judiciary, but vertical में union, state and local के बीच में पावर शेयरिंग होता है। और जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है उसमें तीनों ऑर्गन्स की अलग अलग पावर्स हैं, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन जो वर्टिकल डिवीजन है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाई है किसकी क्या पावर है। और जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास एनीवेज थोड़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट, स्टेट के पास लोकल से ज़्यादा पावर्स होती हैं।
हॉरिजॉन्टल वाले को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है, वर्टिकल वाले को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। और जो वर्टिकल डिवीजन है, वैसे तो हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अलग पावर्स हैं, लेकिन कई सारे ऐसे मसले होते हैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, जो सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं उसके अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, ऑल्दो ये चैप्टर में कवर हो गए हैं लेकिन फिर भी। और पॉइंट थर्ड में मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये लिट्टे क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। जो तमिल लोग जब वायलेंट हुए श्रीलंका में, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और इसका नाम दिया गया LTTE, जिसको तमिल टाइगर्स भी बोला गया। और ये एक मिलिट्री ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि वायलेंस बहुत ज़्यादा हुई, और बाद में इसको बैन कर दिया गया था। Thank you so much. Do not forget to like and subscribe.